गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था O2 है CO2 का परिवहन। अब उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं अपन प्रभाव, है ना, जो इफेक्टेड थे वो पढ़ते हैं ना। तो पहला है बोर प्रभाव। जब ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ती है तो यह CO2 प्लाज्मा में उपस्थित जल के साथ क्रिया कर कार्बनिक अम्ल का फॉर्मेशन करती है, जो बाइकार्बोनेट आयंस व H+ में टूट जाता है। मतलब H+ में टूट जाता है। मतलब जो CO2 होती है वो ब्लड के अंदर अधिक हो जाती है, तो अधिक हो जाने की वजह से ये प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा में उपस्थित जो जल होता है उसके साथ क्रिया कर लेती है। जो क्योंकि प्लाज्मा के अंदर 99% शायद 92% क्या होता है, पानी रहता है। 92% प्लाज्मा में क्या रहता है, जल ही रहता है। ठीक है, तो कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेती है। कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन करने के बाद में यह H+ आयन और कार्बोनेट आयन के अंदर टूट जाती है। यह H+ आयन ब्लड की पीएच में कमी लाते हैं। ऐसे में ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर O2 गैस मुक्त करता है। अर्थात जब ब्लड की पीएच कम होने लगती है तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वियोजित कर देता है। ये जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है। इसी ही क्या बोलते हैं, बोर प्रभाव कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर प्रभाव किसे कहते हैं। इसको अगर सीधे से रूप में समझा जाए तो प्लाज्मा में CO2 की मात्रा अधिक H2 के साथ क्या कर लेगी, क्रिया किसका निर्माण करेगी, बाइकार्बोनेट का निर्माण, किसका निर्माण करती है, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। फिर ये किस में टूट जाती है, H+ आयन और HCO3 आयन्स में। ये H+ आयन रक्त की पीएच को क्या कर देता है, कम कर देता है। फिर जिससे रक्त के अंदर क्या बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, और जो हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है, और कहाँ मुक्त होती है, ऊतकों में मुक्त हो जाती है। दूसरी परिघटना होती है हेम्बर्गर हेम्बर्गर परिघटना। RBC के अंदर HCO3 आयन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जब यह आयन्स सांद्रता प्रवणता के अनुसार RBC से बाहर प्लाज्मा में गति करते हैं तो प्लाज्मा में कैल्शियम आयन तेजी से RBC में प्रवेश करते हैं। इसे ही क्लोरीन शिफ्ट कहते हैं या Cl शिफ्ट कहते हैं। इसमें क्या था, इसके अंदर बोर प्रभाव हो रहा था, किसकी वजह से, H+ आयन्स की वजह से। और इसमें क्या है कि क्लोरीन या Cl शिफ्ट हो रहा है। इसमें क्लोरीन की शिफ्टिंग हो रही है, किस वजह से, Cl आयन से। मतलब किसकी अधिकता होने की वजह से जो आयन्स है ना, ये अधिक मात्रा में हो जाते हैं। कौन से आयन्स, HCO3 आयन्स। किस में अधिक हो जाते हैं, RBC के अंदर अधिक होने की वजह से। यह किस में, इसमें क्या अधिक हो रहा था, इसमें हो रहा था ब्लड के अंदर CO2 अधिक हो रही थी, जो किस में जाके गुलित हो रही थी, फिर CO2 प्लाज्मा में उपस्थित जल के साथ बॉन्ड बना रही थी। ठीक है, अब इसके आगे आगे बढ़ते हैं ना। तीसरा है हेल्डन प्रभाव। ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा CO2 को विस्थापित करती है, जिससे CO2 के परिवहन में सहायता मिलती है। इसे ही हेल्डन प्रभाव कहते हैं। जिस प्रकार बोर प्रभाव O2 से संबंधित, उसी प्रकार हेल्डन प्रभाव CO2 के परिवहन से संबंधित होता है। जिस प्रकार बोर प्रभाव O2 से संबंधित, उसी प्रकार हेल्डन प्रभाव CO2 के परिवहन से संबंधित होता है। श्वसनीय आयतन में, जो श्वसनीय आयतन मतलब प्रत्येक श्वास के साथ लंग्स में आने वाली तथा लंग्स से बाहर जाने वाली वायु की मात्रा को श्वसनीय आयतन कहते हैं। कौन कौन सी होती है, इसमें 4 प्रकार होते हैं, टिडल वॉल्यूम्स, ज्वारीय आयतन TV। सामान्य श्वास की क्रिया में ह्यूमन 500 ml वायु ग्रहण करता है और तथा 500 ml वायु को छोड़ देता है। जैसे 500 ml वायु को छोड़ देता है सामान्य रेस्पिरेशन की क्रिया में। 1 मिनट में श्वसन की दर होती है 12 से 16 प्रति मिनट। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार। ठीक है, छोटे बच्चों में श्वसन की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है, 30 से 60 प्रति मिनट। 1 साल के बच्चों तक, 1 साल के चाइल्ड तक ह्यूमन्स 600 से 6000 से 8000 ml वायु को ग्रहित करता है तथा पुनः वातावरण में छोड़ देते हैं। नंबर 2 है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। श्वसन आरक्षित मात्रा। सामान्य अंतःश्वसन के बाद अतिरिक्त गैसीय आयतन जिसे मनुष्य ग्रहण कर सकता है 2500 से 3000 ml। नंबर 3 ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, निःश्वसन आरक्षित मात्रा। सामान्य श्वास छोड़ने के बाद अतिरिक्त गैसीय आयतन जिसे बाहर छोड़ा जाता है।
नंबर 4, रेसिडुअल वॉल्यूम, अवशिष्ट मात्रा। बलपूर्वक श्वास छोड़ने के बाद भी लंग्स में उपस्थित वायु के आयतन को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट मात्रा। 1100 से 1200 ml होती है। श्वसन धारिताएं मतलब सम्मिलित रूप से ना। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, सामान्य श्वसन छोड़ने के बाद श्वास के रूप में ग्रहण की गई वायु का आयतन होता है। टीवी प्लस IRV, जो पीछे पढ़ा था, टीवी प्लस IRV, उन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आयतन होता है वायु का? 3000 से 3500 ml। नंबर 2 है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, सामान्य रूप से श्वास लेने के बाद गैस अधिक आयतन जिसे श्वास के रूप में छोड़ सकते हैं। टीवी प्लस ERV, 500 प्लस 1000 से 1100 ml, 1500 से 1600 ml तक वायु का आयतन होता है। विजिटल कैपेसिटी, नंबर 3, विजिटल कैपेसिटी, बलपूर्वक श्वास छोड़ने के बाद वह गैसीय आयतन जिसे ग्रहण किया जाता है। टीवी प्लस IRV प्लस ERV, 500 प्लस 2500 प्लस 3000 प्लस 1000 से 1100 के बीच में, 4000 से 4600 ml, इन दोनों के मध्य में भी हो सकता है। इन दोनों के मध्य में भी हो सकता है। 4 नंबर है टोटल लंग्स कैपेसिटी, VC प्लस RV, जो जैविक धारिताएं हैं, जो जैविक धारिता तथा अवशेषीय आयतन को मिलाकर लंग्स की टोटल कैपेसिटी, जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है उसे लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। मतलब जो श्वास लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया, कितनी कैपेसिटी होती है लंग्स की? 5100 से 5800 ml होती है। ठीक है, ये जो चारों प्रोसेस, ये चारों और वो चारों, ये 8 जो कैपेसिटीज होती है लंग्स की, वॉल्यूम की वो क्वेश्चंस में पूछे जाती है। नोट, एक ये छोटा सा टॉपिक है श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक किसे कहते हैं? श्वसन में मुक्त CO2 प्रति श्वसन में प्रयुक्त O2। ठीक है, श्वसन में मुक्त CO2, श्वसन में छोड़ी गई CO2 तथा श्वसन में प्रयुक्त की गई O2 को क्या बोलते हैं? श्वसन गुणांक। इस श्वसन गुणांक को किससे नापते हैं? गेनोंग श्वसन मापी की सहायता से इसको मापते हैं। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है? 1। वसा का श्वसन गुणांक होता है 0.7। प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.9। कार्बोनिक अम्ल का श्वसन गुणांक 1 से 3, 1.3 से 1.5। अनोक्सी श्वसन का अनंत। श्वसन संबंधित रोग कौन से होते हैं? ब्रोंकाइटिस। कौन सा? 1 नंबर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। इसमें श्वसन नली या ट्रेंकिया के सिकुड़ने से व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई होती है। इसका उपचार होता है ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स, जिसके अंदर एग्जाम्पल है साप्ल्यूटामोल, यह एक मेडिसिन होती है। नंबर 2, एम्फाइसीमा, यह अधिकांश धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में यह रोग देखा जाता है। इसमें कोशिकाओं की जो प्रत्यास्थता है वो कम हो जाती है, जिससे गैसीय विनिमय प्रभावित होता है। जो गैस एक्सचेंज होती है वो कम होने लग जाती है और जिससे धीरे धीरे इनकी जो क्षमता होती है वो कम होने लग जाती है। तथा कोशिकाओं में कार्बन कण है वो जमने से इनकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसी से अन्य रोग होते हैं सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस इत्यादि रोग होते हैं। नोट, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र सिग्मोइड प्रकार का होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र सिग्मोइड प्रकार का होता है। यह आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट है। अब जो अगला टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे अपन अगली वीडियो में, जो है उत्सर्जन पदार्थ, उत्सर्जन तंत्र। थैंक यू।